हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है अगर आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो अपने बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मेरा सजेशन भी यही है कि आप वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आप पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, मतलब दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं यही कहूँगा। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है 1,03,488 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि यह दिया गया है कि बेलन की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:4 है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है? 1,03,488। कितना दे रखा है? 1,03,488 सेंटीमीटर क्यूब। और आगे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई और डायमीटर का रेशियो दे रखा है। कितना? 3:4। तो हमारा जो होगा रेडियस कितना होगा? रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो ये कितना होगा? 2। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो हाइट है वो 3x है। ये कितना? डायमीटर 4x है। और रेडियस कितना है? 2x है। तो एक चीज आपको पता है कि लंबवृत्तीय बेलन, तो उसकी आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है? ये दे रखा है 1,03,488 दे रखा है। लेकिन आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें पता है एच का मान भी आर का मान भी इतना दिया ही है, तो हम मान रख देते हैं। ये पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 2। 2 का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो सॉरी, स्क्वायर कर देते हैं। और एच का मान कितना है? 3x। और आगे कितना दिया है? 1,03,488। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 22/7 4x स्क्वायर इंटू 3x इक्वल टू 3,488। अब काट देते हैं, देखते हैं किससे कटेगा। 3 से कटेगा? कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 6 18। ठीक है, 4 से कटेगा, ट्राई करते हैं। 4 8 32, 4 6 24, 24 का 96 कट गया। 11 से 2 से पहले काट लेते हैं। 2 11 में 22, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब 11 से कटेगा? कटेगा, ट्राई करते हैं। तो 11 3 33, कितना हो जाएगा? 33 बच गया 10। 11 9 99, 11 दूना 22। अब क्या करते हैं? सब कट गया, तो 7 को इधर लाते हैं। कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। यहाँ इधर बचा एक्स क्यूब हो गया। इधर कितना बच गया? 7 गुणित 392। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14, 2700
44, जो कि किसका क्यूब होता है? 14 का। किसका क्यूब होता है? 14 का। तो x का मान हमारा कितना आ गया? 14। अगर x का मान हमारा 14 आ गया तो r का मान कितना हो जाएगा? 14 दूना 28। h का मान कितना होगा? 14 त्रिक 42। और हमसे अब पूछा क्या है? कर्व सरफेस एरिया और पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। तो 2 का मान रख, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है हमारा? 28 और h का मान 42। अब सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28, 22 दूना 44, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक, कितना हो गया? 168 गुणित 44। ये कितना हो जाएगा हमारा? तो हमारा कितना हो गया? 8 चौक 32, 7392, 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा हमारा सही है? इसमें तो कोई मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा कौन सा सही है? ई वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या है, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं रखा है इसमें। बस फॉर्मूले अगर याद होंगे आपको तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी। और ये तभी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला आपने रट लिया तो वो भूल जाते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार देख के करेंगे तो उसके बाद भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, लेकिन आप इसे पढ़िए पहले। यही कहूँगा कि आप इसको पढ़िए। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, कह रहा है आशीष और बलविंदर सौंपे गए कार्य को मिलकर 8 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। अगर कोई कार्य इनको दिया गया है तो ये क्या करते हैं? आशीष और बलविंदर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशीष को हम ए मान लेते हैं, बलविंदर को बी मान लेते हैं। ये मिल करके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में। आगे कह रहा है यदि आशीष अकेले उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। आशीष केवल इसको कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। और यह दिया गया है कि चिन्मय आशीष से 50% अधिक है। तो पहले आशीष की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा? 120। तो कितना हो जाएगा ये? 8 से भाग दिया तो कितना? 15। और 15 से भाग दिया तो कितना? 8। ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी आ गई। अगर ए और बी की इफिशियंसी 15 है, ए की इफिशियंसी 8 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? 7। पता चल गया हमें। आगे कह रहा है कि यदि यह दिया गया है कि चिन्मय जो है आशीष से 50% अधिक कुशल है। आशीष जो है बी, चिन्मय सी हो गया। आशीष से 50% अधिक कुशल है कौन? चिन्मय। अगर आशीष 8 है तो इसका 50% अधिक मतलब कितना? इसका 50% कितना होगा? 4। और क्या है? 4 अधिक है, मतलब ये कितना है? 12 अधिक है ना भाई। 50% अधिक है तो इसका 50% 4 है। तो पहले ये 8 था, अब 4 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 12। ठीक, ए बी सी तीनों की हमें एफिशिएंसी पता चल गई। तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई हमें। कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आशीष, बलविंदर और चिन्मय साथ में कार्य करें तो लगने वाला टाइम कितना होगा? तो लगने वाला टाइम कितना होगा? लगने वाला समय। अब समय के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क। कह रहा है पूरा काम करेंगे, सॉरी दुगना काम करेंगे, जितना काम है उसका दुगना। तो 120 काम था हमारे पास। टोटल वर्क कितना है हमारा? टोटल वर्क कितना है? 120। कह रहे हैं दूना, तो 2 से गुणा कर दिया।
अब अगर टाइम निकालना है तो इन तीनों की इफिशियंसी से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, क्योंकि तीनों के एक साथ पूछ रहा है, तीनों की इफिशियंसी से भाग। इधर 7, इधर 8, इधर 12, तो तीनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 8 7 15 22, कितना हो गया 27। तो ये कितना हो गया 27। अब देखते हैं कुछ कटेगा, 3 चौक 12, 40 हो गया, 3 9 27, और कुछ नहीं, तो 80/9 आ गया हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 8/9, कितना डेज। कौन सा हमारा, कौन सा सही है, ए। ठीक है, कौन सा सही है हमारा, ए। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आप इसे पढ़िए, मैं ये कहूँगा कि आप इसे पढ़िए ध्यान से। वेरिएबल पे मत जाइएगा कि वेरिएबल दिया है तो कंफ्यूजन, वो वेरिएबल ही कंफ्यूज कर रहा है होगा आपको, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वेरिएबल हो चाहे एक्चुअल वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ संभव नहीं है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस से खतरा भी खेल लगने लगता है। और आपने काफ़ी वीडियो भी देख रखे होंगे कि क्या होता है, प्रैक्टिस से हर काम आसान हो जाता है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो इसके मैं 2 मेथड बताता हूँ। चलिए, 2 मित्र वेदिका और जिल एक दूसरे से n मीटर की दूरी पर है। यह दिया गया है कि वे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो वेदिका, हम मान लेते हैं वेदिका इधर से चल रही है। कौन, वेदिका। इनके बीच की दूरी कितनी दी है, n मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, n मीटर। वेदिका इधर से चल रही है और जिल जो है इधर से चल रहा है। जिल किधर चल रहा है, इधर से चल रहा है, ठीक है। जिल इधर से चल रहा है। वेदिका और जिल की प्रारंभिक गति 2 मीटर पर सेकेंड वेदिका की है, और 5 मीटर पर सेकेंड किसकी है, जिल की। यदि वेदिका की गति प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है, प्रत्येक सेकंड उसकी जो गति है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, तो n का मान बताना है। यदि वे 14 सेकंड में के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, 14 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो अगर देखा जाए तो 14 सेकंड ये भी चला होगा, जिल भी, और 14 सेकंड ये भी चली होगी। तो ये कितने 14 सेकंड, 5 की स्पीड से चला अगर, तो 14 सेकंड में जिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, चली गई दूरी कितनी होगी, क्योंकि टाइम है 14 सेकंड, स्पीड है कितनी 5 मीटर सेकंड, तो 14 पंचे कितनी चली होगी, 70 मीटर। कितनी, 70 मीटर ये चली होगी। जिल जो होगा वो 70 मीटर चला होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, यही मिले हम मानते हैं, ठीक है। और आगे कह रहा है यहाँ पे कि वेदिका जो है 2 मीटर पर सेकंड चलती है, लेकिन उसकी गति जो है प्रत्येक सेकंड 2 मीटर बढ़ती है। तो शुरू में उसकी गति कितनी थी, 2, फिर कितनी हुई, 2 बढ़ करके 2 + 2 बराबर कितना, 4 हो गई। फिर कितनी हुई, 6, फिर कितनी हुई, 8। ऐसे ही क्या कर दिया 14 सेकंड तक, कितने, 14 सेकंड तक। तो ये देखा जाए तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, एपी हो गया। कितना, 2 4 6 8, बढ़ता ही जा रहा है 14 सेकंड तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एपी। ए यहाँ जो है 2 हो गया, डी मतलब डिफरेंस किस हिसाब से बढ़ रही है, तो 2 2 बढ़ रही है, तो डी का मान कितना हो गया, 2। तो 14 सेकंड में चली गई टोटल दूरी कितनी होगी, फॉर्मूला क्या होता है, यस n/2 2a +
n माइनस वन इंटू डी। फॉर्मूला यही होता है ना 14 सेकंड में, जितने भी पूछे, अगर 14 सेकंड, 13 सेकंड, 12 सेकंड, तो टोटल डिस्टेंस बता देगा कितना चली है। ये इनका एक योग ही तो बताता है, 2 4 6 8 10, क्योंकि पहले सेकंड 2 चली होगी, अगले सेकंड क्या होगी 4 मीटर चली होगी, अगले सेकंड 6 मीटर चली होगी, अगले सेकंड 8 मीटर, तो इनका 14 सेकंड तक टोटल कितना चली होगी वही तो योग बताएगा। तो यस 14 बराबर कितना हो जाएगा, n का मान 14 रखेंगे तो बटा 2, 2a का मान 2 प्लस n का मान 14 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 2। सॉल्व कर लेते हैं आप। इधर आ गया 7, इधर आ गया 4, इधर 13 में से एक गया, 12 में 14 में से एक गया 13, 13 दूना 26, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणित 30, तो कितना हो गया 210 मीटर। कौन चलाई, वेदिका। वेदिका ने कितना चला 210 मीटर, कितना चला 14 सेकंड में 210 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी भाई, वही तो हमारा क्या होगा n का मान होगा। n बराबर कितना 210 वेदिका चली और 70 जिल चले, तो कितना हो गया 280 मीटर हुआ। कितना 280 मीटर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस यही एपी जो आ गया वही गड़बड़ कर रहा है। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें फिर आसान लगने लगेंगी। जितना मैं ये लिख करके बता रहा हूँ इतना आप लिखना नहीं है भाई, क्योंकि लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कितना शॉर्ट कर सकते हैं आप वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये शॉर्ट जितना मैंने लिखा है इससे आधे में भी आप कम में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पूरी तरह बताना पड़ेगा क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। तो आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, लेकिन आप पहले ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं उसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है रोशन ने एक किताब बेची और पाया कि पूरी प्रक्रिया में से 10% की हानि हुई। पहले तो 10% की हानि कब होगी, 10% का मान कितना होता है 1/10, तो SP एंड CP की रेशियो होगी, क्योंकि अगर कोई सामान 10 का रहा होगा तो उसने कितने का 10% की हानि मतलब 9 पे बेची होगी, तभी तो उसे 10% की हानि होगी, क्योंकि 10% का मान कितना होता है 1/10। अगर हमारी CP 10 है तो उसने 10% की हानि पे बेची, तो कितना 10 का सामान 10% की हानि मतलब 1 की हानि पर मतलब 9 पे बेची, तभी तो हमें क्या हुआ 10% की हानि हुई। आगे ये कह रहा है उसने यह भी पाया कि यदि वैसे 78 रुपये में अधिक में बेचता, तो अभी इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो उसे 10% का लाभ होता। अगर वो 78 रुपये अधिक में बेचता है तो ये ओल्ड कंडीशन हो गई हमारी। न्यू कंडीशन में कह रहा है, न्यू कंडीशन में कह रहा है कि अगर उसे 78 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता। तो 10% का लाभ कब होगा, न्यू सेलिंग प्राइस, ये ओल्ड थी, ये न्यू सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा CP। तो अब 10% का मान कितना होता है 1/10, 10% का लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का सामान 11 में बेचेगा तभी तो हमें 10% की लाभ होगी। समझ में आया, 10% का लाभ होगा तभी तो हमें क्या होगा, अगर 11 में बेचेंगे तभी तो 10% का लाभ होगा हमें। तो हमारा क्या है CP जो था वो सेम था, पहले भी जो था वो भी और अब भी जो है CP जो है हमारा वो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेम है। तो हम देख लेते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस सेम है, हाँ यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है। अगर 10 सेम ना होता तो हम उसे सेम करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेम है। तो अगर सेम है तो कह रहा है कि ये ओल्ड CP और न्यू CP, सॉरी SP, ओल्ड SP और न्यू SP, क्या कह रहा है कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ कितना अधिक में बेच रहा है 2 यूनिट में।
देखा जाए तो 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि उसने यदि उसे 78 रुपये अधिक में बेचा होता, हम तो 2 रुपये में 2 यूनिट अधिक बेच रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर 78 बोल रहा है वो कि 78 रुपये में बेचता, मतलब 2 यूनिट का मान कितना 78, तो 1 यूनिट का मान कितना 39। ठीक है, 1 यूनिट का मान 39, तो हमारी सीपी कितनी आ गई 390। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है हमें 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब कितना 39 रुपये। एक यूनिट मतलब कितने का 39 का यहाँ लॉस हो रहा है हमें, कितने का 39 का लॉस हो रहा है। यहाँ हमारा भी क्या होगा सीपी भी वही होगी 390, सीपी तो हर जगह सेम है। तो कह रहा है यदि रोशन ने पुस्तक को 12% लाभ पर बेचा होता तो प्रारंभिक हानि उसके द्वारा अर्जित लाभ का कितना % होता। ठीक है, तो अगर हम इसे 12% अधिक पे बेचें, SP3 कह रहा है कि अगर हम इसे 12% अधिक पे बेचें, मतलब 390 का सामान 12% अधिक मतलब क्या 100 का 112 पे बेच देना, यही तो होता है 100 का 112 पे बेचना, या फिर 12% का मान हम निकाल लेते हैं, कितना होगा 12/100, यही तो होगा 4×3 = 12 25, तो 12% का मान कितना होगा 3/25, मतलब ये कि 25 का सामान कितने में बेचना है हमें 28 में। तो बात वही हुई, चाहे 112/100 रखिए चाहे यहाँ से ऐसे रखिए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया 56 दूना 112 5, तो 39 उड़ते 56/5, ये कितना हो जाएगा 9 6 54 5 15 2184/5 आ गया। अब आगे कह रहा है तो प्रारंभिक हानि हमारी कितनी थी 21, उसके द्वारा अर्जित लाभ का कितना % है। तो यहाँ पे हमने बेचा कितने पे 2184/5, तो लाभ कितने का हुआ हमें, यहाँ लाभ हमें कितने का हुआ, तो हम लाभ यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना होगा हमारा 2184 में बेचा हमने, और हमारी प्राइस कितनी थी 390, तो ये कितना हो जाएगा 39 4 5 20, 5 कम, तो 2184/5 माइनस गुणा कर दिया हमने इधर, तो 5 का तो कितना होगा 1950, तो घटा देंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा भाई 234, कितना आएगा 234/5। तो हमसे पूछ क्या रहा है प्रारंभिक हानि उसके द्वारा अर्जित लाभ का कितना % था। प्रारंभिक हानि कितनी थी हमारी 39, उसका अर्जित लाभ कितना है, अब प्रॉफिट कितना है 234/5। अब परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। आप सॉल्व कर लेते हैं, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 39/5 उड़ते 234, सॉल्व कर लेते हैं, 13 × 39, 13 × 1 = 13, 13 × 8 = 104, 18 आ गया, 3 6 18, यहाँ 100 था, तो कितना हो जाएगा 500/6 मतलब 83.33% आ गया हमारा आंसर। मतलब जो है लॉस जो है हमारा और प्रॉफिट का कितना % है 83.33%। कौन सा आंसर चाहिए हमारा सी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का खेल सॉल्व करें सवाल, तो उसमें परसेंटेज के साथ खेलना सीखें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तब। ठीक है, तो जो जो कहता जाए वो करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इसे आप बेसिक से करना चाहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं आएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं इस पर ज़्यादातर फोकस कर रहा हूँ कि आप ट्रिक से या फिर रेशियो मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो इसके 2 मेथड मैं बताऊँगा,
एक बेसिक बताऊंगा और एक ट्रिक। तो आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अगर करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। चलिए, हमने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है दो बर्तन P और Q में HCl और H2SO4 का मिश्रण क्रम से 7:2 और 3:4 में। कोई दो बर्तन है P और Q, दो बर्तन है जिसमें HCl और H2SO4 का जो है रेशियो दे रखा है उसने। HCl एंड H2SO4 का रेशियो दे रखा है कितना, पहले में जो दे रखा है P में वो 7:2 दे रखा है, और इसमें कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, ठीक है। बर्तन में मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब ये दोनों को मिलाया जाता है, और प्राप्त अंतिम मिश्रण में HCl का अनुपात कुल मिश्रण से 23:39 का है। मतलब 23 HCl है, टोटल 39 जो है होता है। तो अंतिम मिश्रण में बर्तन P के मिश्रण की मात्रा बर्तन Q के मिश्रण की मात्रा से अनुपात, मतलब ये पूछ रहा है कि P की कितनी मात्रा और Q की मात्रा के बीच का अनुपात बताना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए ताकि समझ में आए। तो हम ये P दिया नहीं है, Q दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं P कितना हमारा हो जाए, हो गया P हम मान लेते हैं अपना 70x। अब आप सोच रहे होंगे 70x क्यों माना, क्योंकि 90x मान लेता हूं मैं, क्योंकि 90x इसलिए माना मैंने क्योंकि 7 2 9 क्या है 9 बराबर 90, ताकि ये इक्वली डिवाइड हो जाए, मतलब रेशियो में ना आए। अगर 100 मानता तो ये क्या आते, इनका मान जो है वो दशमलव में आता, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 4 3 7, मतलब 70y मान लेता हूँ, पता नहीं है ना कितना है, तो ये 90x मान लिया मैंने, इसको 70x और 70y मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 90x को डिवाइड करते हैं, तो कितना HCl हमारा होगा 7 2 9 बराबर 90x। तो एक यूनिट का मान कितना होगा 9, एक यूनिट का मान कितना होगा 10, तो 7 यूनिट का मान कितना 70x HCl हो गया हमारा, और 20x हो गया हमारा H2SO4। यहाँ पे देखा जाए तो 10 4 3 7 बराबर 70, तो एक यूनिट का मान 10, तो 10 30y HCl हो गया, और H2SO4 कितना हो गया 40, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको मैंने ये इतना क्यों माना, क्योंकि ये दशमलव में ना है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट आ रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसा माना। आप यहाँ कुछ भी मान सकते थे जो 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि प्राप्त मिश्रण, अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है आपस में मिला दिया जा रहा है। जब आपस में मिला दिया जाएगा तो क्या होगा HCl HCl जुड़ जाएगा, 70x प्लस 30y, ये क्या है HCl, और नीचे क्या है हमारा H2SO4। दोनों क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे। अब तो अलग अलग दिया है तो अपन सीधा सीधा जोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ कितना है 20x और यहाँ कितना है 40y। आगे दे रखा है कि प्राप्त अंतिम मिश्रण, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ कितना 30y था ना, 30y। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो मिला दिया हमने दोनों को, तो मिलाने के बाद जो हमारा रेशियो आ रहा है HCl कितना है उसमें 23 और अनुपाते 39। ये देखिए 39 जो है हमारा कुल मिश्रण है, तो H2SO4 कितना होगा, अगर 23 HCl है तो H2SO4 कितना होगा 16 होगा, तभी तो टोटल 39 होगा। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। देखा जाए तो 0 0 सब में है, कट जाएगा, 10 कॉमन लेंगे तो 10 क्या होगा कट जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 16 सत्ते 112x, फिर 16 का गुणा इधर किया तो कितना 16 त्या 48y, और इधर कितना आ जाएगा इसका गुणा इधर करेंगे तो 23 दूना 46 x प्लस 46 दूना 92 वो। इतना समझ में आ गया आपको।
तो अब क्या करते हैं, x को एक तरफ y को एक तरफ लाते हैं, तो x इधर लाएंगे तो कितना होगा 46। 46 अगर घटा दिया तो कितना होगा, 50 घटा देते हैं, तो 50 घटाएंगे तो कितना होगा 62। 62 और 4 ज़्यादा घटा दिया तो कितना होगा 66x। और इधर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 92 में 50 घटाया तो कितना बचेगा 42, लेकिन 48 ही घटाना था, 2 ज़्यादा घटा दिया हमने तो कितना यहाँ हो गया 44y। अब सॉल्व कर लेते हैं, 22 3 66, 22 दूना 44। तो x और y का हमारा जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2 और 3 का अनुपात आ गया। x y का मान हमें पता चल गया। तो x को हम मान लेते हैं 2k और y को मान लेते हैं 3k, क्योंकि हमसे पूछा है आगे हमारा रेशियो पूछा, तो ये रेशियो में कट जाएंगे, या फिर नहीं भी मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं था, x की जगह 2 y की जगह 3 भी रख सकते थे, लेकिन हमें रेशियो से हटाना है तो 2k 3k मानना पड़ेगा। ठीक है, और ये कट भी जाएंगे, अगर नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं, मान लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कट जाएंगे बाद में के। तो ये कह रहा है कि p और q का रेशियो कितना था, तो p हमने कितना मिलाया था 90x, और q कितना मिलाया था 70y। तो x का मान हमें पता हो गया कितना है 90, x का मान कितना 2k, और 70 और y का मान कितना 3k। अब देखिए यहाँ k से k कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया, रेशियो में क्या होता है कैंसिल हो जाता है, जब बटे की बात आती है तो वो कैंसिल हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो 30 3 90, 30, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा 7 बच गया। तो हमारा रेशियो जो आ गया वो कितना आ गया 6 और 7 का। पी एंड क्यू के मिश्रण, बर्तन क्यू के मिश्रण का अनुपात कितना आ गया 6 और 7। कौन सा सही है हमारा, सी वाला। ठीक है, कौन सा है, सी वाला। तो ये समझ में आ गया होगा। बट चलिए मैं दूसरा मेथड भी बताता हूँ आपको, जो इससे सिंपल है। सिंपल क्या मतलब, आसानी से कर सकते हैं कम टाइम में। तो आपको दोनों आना चाहिए, ये बेसिक था, तो कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ ये तो पता चल गया। अब मैं बताता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है हमारा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, मिटा दिया इसे। चलिए मैं बताता हूँ दूसरा मेथड हमारा, सेकेंड मेथड, जो कि मिक्सचर मेथड है। ठीक है, कह रहा है कि जो है दो बर्तन पी एंड क्यू है, तो पी ए हो गया, क्यू ए हो गया। पी में HCl कोई एक लेते हैं हम, ये बात ध्यान रखनी है कि या तो HCl हम ले रहे हैं तो हर जगह HCl लेंगे, अगर H2SO4 ले रहे हैं तो हर जगह H2SO4 लेंगे। तो हम चलिए HCl ले लेते हैं। तो HCl हमने लिया, तो HCl की मात्रा कितनी है इसमें, 7 और 2 का अनुपात है। पी में 7 और 2 का अनुपात है, मतलब HCl 7 है, H2SO4 2 है। तो 7 HCl हमने यहाँ ले लिया, और अपान जो होगा वो टोटल, टोटल में से HCl की मात्रा कितनी है 7, और क्यू में देखा जाए तो 3 और 4 का रेशियो है, तो HCl अगर 3 है तो टोटल कितना हो गया हमारा 7। और फाइनल जो रेशियो हमारा आ रहा है, फाइनल रेशियो कितना आ रहा है 23 और 39 का, क्योंकि यहाँ पे हमने जोड़ा नहीं, क्योंकि ये जो है ये टोटल है। ये देखा जाए तो क्यू क्या है टोटल है, ये भी क्या है टोटल है, ये भी क्या है टोटल है। पी में टोटल HCl बटा टोटल, HCl बटा टोटल, और यहाँ भी HCl बटा टोटल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों का LCM ले लेते हैं, जो बटे में है उनको LCM से हटाने के, बटे से हटाने के लिए इनको क्या करते हैं LCM ले लेते हैं। तो इनका LCM लेंगे तो कितना आएगा हमारा, इनका LCM लेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखा जाए तो 39, और यहाँ से 3 आ जाएगा, और ये 7 आएगा। हमारा LCM इतना ही आएगा। तो हम गुणा नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में हमें कट करना पड़ेगा, तो सब में से मैं गुणा कर देता हूँ इनके LCM से। 3 7, यहाँ गुणा करता हूँ कितना का 39, 3 एंड 7 का, कोई फर्क,
क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जो भी करना है वो सब में करना है। जब आप सब में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करते हैं 39, 3 गुणित 7 कर दिया हमने। अब यहाँ 9 से 9 क्या होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ बच गया 13, मतलब 9 कैंसिल। यहाँ 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 39 से 39 कैंसिल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कर लिया हमने तो कितना होगा, 7 सत्ते 49, 13 कितना होगा गुणा करने पर, कितना आया, 7 सत्ते 49 का गुणा करने पर कितना आएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 13 सत्ते 91, 91 मतलब 91, 7 1 7, 7 9 63, कितना आ गया, 637 आ गया। यहाँ इसका गुणा करते हैं, 3 त्रिक्का 9, 39 का 9 चौक 36, 360 में से 9 गया तो कितना 351। यहाँ कितना आएगा, 7 त्रिक 21, 21 और 23 का गुणा करेंगे तो क्या है, 22 से एक ज़्यादा है एक कम है, तो हम क्या करते हैं 22 का स्क्वायर कहते हैं। तो 22 का स्क्वायर कितना है, 484। 484 में क्या करते हैं, एक का स्क्वायर घटा देते हैं, क्योंकि एक ज़्यादा एक कम था तो एक का स्क्वायर घटा दिया। तो हमने क्या हो गया हमारा 483 आ गया। अब हमें तीनों का मान पता चल गया, यहाँ 383 था भाई, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 637 में से 483 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा, 500 घटा दिया हमने सीधा सीधा, तो 137, लेकिन 17 ज़्यादा घटाया तो कितना हो जाएगा, 154 बचेगा यहाँ। 483 में से 351 घटाया तो कितना, 151 मतलब 3 2 132 बच गया। अब दोनों का रेशियो हम निकाल लेते हैं, कितना होगा हमारा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 से काटते हैं पहले, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यहाँ से 2 से काटे हैं, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, मतलब 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77। तो हमारा पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया भाई, पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया, यही तो होगा पी ए क्यू ए। तो पी क्यू का रेशियो कितना आ गया, 6 7। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, सी। तो समझ में आ गया होगा, ये हमारा जो था मिक्सचर मेथड था, लेकिन ये तभी समझ में आएगा आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे काफ़ी मात्रा में। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये मिक्सचर लगाना है कि डायरेक्ट बेसिक से करनी है या फिर रेशियो मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ऐसा नहीं है कि पहली बार देखते ही आ जाएगा, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करने कैसे है। और इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगा, क्योंकि बेसिक भी बताऊंगा और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक में भी कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। क्या रजत एक कार में यात्रा करते हुए स्टेशन पी से एस के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि वह एस से पी लौटते समय अपनी कार की गति 5 किमी प्रति घंटा कम कर देता है तो वह स्टेशन पर पी पर 3 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो स्टेशन पी एस के बीच की दूरी कितनी होगी। कोई स्टेशन है, ठीक है, उसकी दूरी क्या है, पी और एस है, कितनी है, पी और एस। हम नहीं ये पता कितनी दूरी है, तो हम मान लेते हैं कितनी है, x मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी x है। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, किसी स्पीड से जा रहा है वो, तो हम मान लेते हैं स्पीड इसकी v है। और टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है। अगर मिनट को हम आवर में चेंज करें तो 45/60, 15 या 45, 15 चौके 60, यानी 3/4 घंटे लग रहे हैं। ये जा रहा है इस स्पीड से। अब आगे कह रहा है कि वो यही दूरी, मतलब अब एस से पी की तरफ आ रहा है, तो डिस्टेंस तो हमारा वही है, डिस्टेंस तो हमारा देखा जाए तो वही है भाई, डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं ना।
लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो जो अपनी स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? अब 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है, मतलब 45 पहले लग रहा था और 48 लग रहा है। अब इसे हम क्या करते हैं, किमी प्रति घंटा हावर में घंटे में चेंज कर देते हैं। तो 12 चौका 48, 12 पंचे 7, टाइम कितना हमारा हो गया? 4/5 घंटे। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ हमारी क्या होगी, स्पीड बराबर v बराबर कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 3/4। तो v का मान कितना आ जाएगा, x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा, पूछा क्या है, पी एस के बीच की दूरी, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 4x/3। कितना, 4x/3। और यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, स्पीड कितनी है हमारी, v-5। डिस्टेंस कितनी है, कितनी है हमारी डिस्टेंस, x। और टाइम कितना लग रहा है, 4/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x/4। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे v का मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर तो रख देते हैं v का मान। तो v का मान रखेंगे तो कितना, 4x/3 - 5 इक्वल टू कितना, 5x/4। अब इसको इधर लाते हैं, 5 को इधर लाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4x - 5x, ये हो जाएगा 3, ये बाई 4 इक्वल टू कितना, 5। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 चौका 16, 5 या 15, 16 में से 15 गया, कितना बचेगा, x। और नीचे कितना होगा, 4 3 12 बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया, 60 किलोमीटर। क्योंकि किमी प्रति हावर में था, तो जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, किमी में आएगी। तो हमें तो कितना चाहिए था, पी एस के बीच की दूरी जो हमने कितनी मानी थी, x का मान हमारा आ गया 60 किलोमीटर। तो कौन सा हमारा आंसर सही है, डी। तो ये बेसिक मेथड था, बेसिक मतलब प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे आया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट बताते हैं। जो आप ट्रिक समझे चाहे शॉर्ट समझे, जो भी आप सबको समझ में आए, बात वही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इरेज करना पड़ेगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है रजत ने एक कार में यात्रा करते हुए स्टेशन पी और एस के बीच की दूरी 45 मिनट में, सेकंड मेथड है हमारा मेथड, कह रहा है कि पी एस के बीच की दूरी 45 मिनट में दूरी तय करता है। ठीक है, यदि वह यस से पी लौटते समय अपनी कार की गति 5 किमी घंटा कम कर देता है तो स्टेशन पर 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आप हमें एक बात बताइए कि स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस सेम हो तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के। अगर हमारी टाइम बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। अगर टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, बस इसी का रूल का उपयोग कर लीजिए। अगर डिस्टेंस सेम है तब तो क्या होगा, P से S की तरफ, S से P की तरफ। ठीक है, ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। P से S जा रहा है तब, S से P आ रहा है तब। ठीक, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम देखा जाए तो हमारा कितना लग रहा है, पहले 45 मिनट लग रहा था जाने में, और आने में कितना, 3 मिनट ज़्यादा। तो अब कितना लग रहा है, 48। ये हमारा टाइम। तो अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, 3 15 45, 16 3 48। तो हमारा रेशियो कितना आ गया टाइम का, 15 × 16। ठीक है, तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, मैंने बताया ना यहाँ पे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो टाइम का होगा उसका विपरीत स्पीड का होगा। अगर टाइम का 15 16 आ रहा है तो
स्पीड की कितनी आएगी 16-15। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे आया। अगर मैं जाने वाले को v1 मान लेता हूँ और आने वाले को v2, ठीक है, तो v1 बराबर डी तो सेम है, और t1 बटा कर देता हूँ v2, मतलब जो आ रहा है अब यस से p की तरफ, v2 मान लिया उसे, डिस्टेंस हमारा वही है टाइम t2, तो d से d कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखा जाए तो v1 बटा v2 बराबर, अब यहाँ पे देखो तो क्या हो रहा है, t2 अपन t1 हो रहा है। अगर t1 बटा t2 कर दें हम, अगर हम यहाँ पे t1 बटा t2 कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, v2 अपान v1 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, v2 अपान v क्या आएगा, v1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15 से 16 हो रहा है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, हमारी स्पीड क्या होगी भाई, 16 से 15 होगी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो चलिए यहाँ पे स्पीड देखा जाए तो कितनी यूनिट कम हो रही है, 1 यूनिट कम हो रही है, लेकिन वो कह रहा है कि स्पीड कितनी कम हो रही है हमारी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 यूनिट का मान कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 किलोमीटर का मान 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहीं से आप देख लीजिए सही है कि नहीं हमारा, कि पहले जाते वक्त जो भी स्पीड थी उससे आते वक्त 5 किलोमीटर कम है कि नहीं, 80 यहाँ 75 यहाँ, कम है कि नहीं, समझ में आ गया। तो अब हमसे कह रहा है पी एस के बीच की दूरी। अब दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, स्पीड इनटू टाइम, यही तो चाहिए डिस्टेंस निकालने के लिए। तो स्पीड हमारी कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। तो 45 मिनट को हम क्या अगर किमी प्रति घंटा में सॉरी हाँ घंटा में चेंज करेंगे, आवर में, तो कितना होगा, 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 20, 20 तिहाई 60, तो 60 किलोमीटर आ गया हमारा। ठीक, चाहे यहाँ रख दीजिए, 75 रखेंगे, 48 रखेंगे, तब भी इतना ही आएगा, डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो यही आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, मैं यही कहूँगा, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है एक टंकी को 3 पाइप ए बी और सी 60 मिनट, 90 मिनट और 100 मिनट में भर सकते हैं। ए कितने मिनट में भर सकता है, 60 मिनट। बी कितने मिनट में भर सकता है, 90 मिनट। और सी कितने मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में, 100 मिनट। ठीक है, तो एक अन्य पाइप पी है, एक अन्य पाइप है जो पी है, टंकी को 1 घंटे मतलब 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो हम प्लस मान लेते हैं। ठीक है, खाली कर रहा है तो ये माइनस मैंने मान लिया, लेकिन सिर्फ ये सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, ना कि यूज करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम मैंने माना इसको कि ये 1 घंटे में खाली कर रहा है। माइनस का चिन्ह मतलब ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो चलिए टोटल वर्क निकाल लेते हैं हम। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा, 10 तो सब में कॉमन है, तो 6 9 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा शायद, हाँ 18 6 का 6 30 60 डेढ़ 90, हाँ तो 90 आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इनका एलसीएम कितना, मान के लेते हैं इनका एलसीएम जो आया वो 900 आया। तो हमारा टोटल वर्क क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। तो ए की इफिशियंसी कितनी, 15 छक्का 90, 9 दहम्मा 900, 90 दहम्मा 900, और इधर कितना 100 से भाग दिया तो 9, ये कितना माइनस का 15, ठीक है। तो ये माइनस का 15, ये प्लस के 15 सब,
ठीक है, तो आगे कह रहा है यदि सभी चारों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाए। लेकिन ये है कि 30 मिनट तक चारों काम कर रहे हैं, तो चारों काम कर रहे हैं मतलब 15, 10, 25 और 9, 25, 9, 34। देखा जाए तो 34 भर रहे हैं, लेकिन 15 क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है। तो हमारा जो टोटल चारों की इफिशियंसी आएगी वो कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की इफिशियंसी कितनी हो जाए, पी की इफिशियंसी इनकी कितनी होगी अगर चारों का एक साथ देखा जाए तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10, 9, 19 के स्वीप से भर रहे हैं। मतलब 15 भर रहा है, 15 खाली कर रहा है, तो जीरो हो गया। भर ज़्यादा कौन रहे हैं, 10 और 19, या फिर टोटल ये जोड़ करके इनको घटा दो, कितना आएगा, 19 आएगा। मतलब इनकी इफिशियंसी टोटल की 19 आ रही है, ये प्रति मिनट 19 भर रहे हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है ये 30 मिनट तक, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस पी द्वारा 30 मिनट में कितना कार्य भरेंगे, द्वारा 30 मिनट में कितना भरेंगे, 30 मिनट में कितना भरेंगे। तो इनकी इफिशियंसी है 19 मिनट और कितने देर तक, 30, तो कितना 19, 30, 57, 570 भरेंगे ये। ठीक है, कह रहा है कि 30 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। अब रिमेनिंग कितना है बचना है भरने को, रिमेनिंग कितना बच गया, तो 900 भरना था हमें, इसमें से मैंने क्या किया 570 भर दिया। अब कितना भरना है हमें, कितना भरना है हमें, 33 भरना है। कितना भरना है, 33 मतलब 330, 330 भरना है। तो अब क्या कर दिया गया है, पी को बंद कर दिया गया। जब पी को बंद कर दिया गया तो अब तो कोई निकाल नहीं रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं, तीनों भरने वाले हो गए, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15, 10, 25, 9, 34, कितनी 34। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा ए प्लस बी प्लस सी को भरने में, तो कितना भरना है हमें, 330 भरना है। और इनकी इफिशियंसी कितनी है 34, तो ये कितना हो जाएगा 165/17। ठीक है, 165/17, तो कितना हो जाएगा 17 9 153, 12/17, कितना मिनट, मिनट में चल रहा है तो मिनट में होगा। तो हमसे पूछा क्या, टंकी को पूरी तरह से कितने मिनट में भरेगी, टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा, पूरा भरने में लगने वाला टाइम कितना होगा, लगने वाला टाइम कितना होगा भाई, हाँ लगने वाला टाइम कितना होगा, 9 सही 12/17 इधर लग रहा है, 30 मिनट इधर लग रहा था, 30 मिनट तो उसने खुद ही बताया ना, और इधर कितना लग रहा है 9 सही 12/17 मिनट, तो टोटल कितना 39 सही 12/17 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 39 सही 12/17, तो कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ए वाला। तो समझ में आ गया होगा आपको ये कि मैंने कैसे किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। ठीक है, बट आप इसे पढ़िए ध्यान से। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था, छोटा ही था। कह रहा है डी की वर्तमान आयु क्या है यदि 3 वर्ष पहले डी और ई की आयु का अनुपात कितना है 5:6। डी और ई का आयु का अनुपात, मैं 2 मेथड बताता हूँ इसका, बेसिक से कैसे करते हैं, बेसिक भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो डी और ई का आयु का अनुपात कितना है 5:6, कितने साल 3 साल पहले।
तो प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी? तो हम मान लेते हैं 3 साल पहले इसकी एज 5x थी और इसकी एज कितनी थी 6x। 3 साल पहले 5x 6x थी, तो 3 साल बाद मतलब प्रेजेंट में कितनी होगी? 5x प्लस 3 और कितनी होगी 6x प्लस 3। भाई 3 साल पहले अगर इतनी थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी? अब 3 जोड़ देंगे ना, प्रेजेंट में इतनी हो गई। तो 5x प्लस 3 प्रेजेंट की एज ई की, और 6x प्लस 3 कितनी ई की। अब आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट इतनी है इनकी, तो अब 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 3 जोड़ देते हैं, 3 जोड़ दिया हमने दोनों में, तो अब इनका अनुपात कितना हो गया? 6 और 7 का। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 6 और 6x प्लस 6 बराबर कितना? 6/7। सॉल्व कर लीजिए, 7 बचे 35x प्लस 6 सते 42, 36x और प्लस 36। इसको इधर लाते हैं तो x मिलेगा हमें, और इसको इधर ले जाते हैं तो घट करके कितना मिलेगा? 6। x का मान हमें मिल गया कितना? 6। कितना मिल गया हमें? x का मान हमें मिल गया 6। हमसे पूछ क्या रहा है? d की वर्तमान आयु। d की वर्तमान आयु कितनी थी? यही तो है हमारी d की वर्तमान आयु। तो कितनी हो जाएगी ये? x का मान हमें पता है कितना? 6 प्लस 3, 5x प्लस 3 में मान रख दिया, तो 5 6 30 3 33। 33 साल उसकी डी की कितनी है? प्रेजेंटेज। कौन सी हमारा सही है? ये सी वाला। ये बेसिक था। अब चलिए मैं बताता हूँ ट्रिक। ट्रिक क्या है कि डी और ई की जो है 3 साल पहले की आयु कितनी थी भाई? अनुपात 5 और 6। कितने साल पहले? 3 साल पहले। और 3 साल बाद एज की आयु का अनुपात कितना है इनका? 6 और 7। तो प्लस का 7 3 कर देते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, अगर ये इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो जब 3 साल पहले कह रहा है तो 3 साल पहले जो एज रही होगी, 3 साल बाद उनके बीच का जो रेशियो का अंतर होगा वो सेम होगा, क्योंकि 3 साल तो दोनों बढ़ रहे हैं। जो भी एज इनकी रही होगी, अगर 3 साल बाद किया जाए, अगर मान लीजिए इनकी एज 15 और 18 रही होगी, तो 3 साल बाद कितनी होगी इनकी? 3 साल तो दोनों बढ़ रहे हैं, तो 18 और 21 होगी इनकी एज। देखा जाए तो 18 21 होगी। ये मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो तब भी देखिए यहाँ पे इनकी एज डिफरेंस कितनी थी? 3 थी। और यहाँ भी कितनी है? 3 ही है। तो जब भी बात किया जाए कि 3 साल 2 साल जो भी, तो इनका अगर यहाँ पे कह रहा है कि 3 साल पहले ये एज थी, तो 3 साल बाद ये रेशियो है इनका, तो इनके बीच का एज डिफरेंस देखा जाए तो कितना? एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो सेम है। अगर नहीं सेम होता हमें तो इसे सेम करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, तो हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 यूनिट का यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? पहले 3 से 0, मतलब 3 से प्रेजेंट एज में आया, प्लस 3 कितना? 6 साल का अंतर हो गया। कितने साल का? 6 साल का। तो 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 5 यूनिट का मान कितना? 30 साल। 5 यूनिट का मान कितना? तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 30 साल। और यहाँ कितना हो जाएगा? 36 साल। लेकिन ये देखा जाए कि 3 साल पहले की एज है ये, 30 साल और 36 साल, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? 30 प्लस 3 बराबर 33 साल। किसकी? डी की प्रेजेंट। ठीक है, कितनी है? डी की 33 साल। तो कौन सा सही है? ये वाला। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दोनों मेथड समझ में आ गया होगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या, पढ़िए ही। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के सॉल्व भी कीजिए, ठीक। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
चलिए, कह रहा है पी और क्यू अकेले किसी कार्य को क्रमशः 28 दिन और 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अगर अकेले कोई कार्य करे तो वो कितने दिन में? 28 दिन में कोई कार्य है, और वही कार्य क्यू कितने दिन में कर सकता है? 42 दिन में कर सकता है। पी और क्यू ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम करने के बाद पी ने छोड़ दिया। इसके बाद आर ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया। तो हम यहाँ पे पी और क्यू की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, जो कि हमारा होगा टोटल वर्क। तो एलसीएम इनका कितना आएगा? 28 गुना 56, 84, 42 गुना 84। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? 8 त्रिक 24, 3 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा। इनका क्या आ गया? इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई? इफिशियंसी। आगे कह रहा है पी और क्यू ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। तो पी प्लस क्यू द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 8 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? टाइम में दे रखा है 8, और पी और क्यू की दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 5, क्योंकि टुगेदर साथ में काम कर रहे हैं। तो 8 दिन और 5 की इफिशियंसी से काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? 40। तो हमें पास रिमेनिंग काम कितना बच गया? रिमेनिंग काम वर्क कितना बच गया? 84 माइनस 40 बराबर कितना बच गया? 44। इसके बाद आर ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया। आर ने शेष कार्य को 12 दिन में पूरा किया, तो आर की इफिशियंसी कितनी होगी? क्योंकि उसका टाइम दे रखा है और हम कितना कार्य किया वो दे रखा है, तो हम इफिशियंसी तो बता ही सकते हैं ना भाई। तो 44 उसने कार्य किया, कितने दिन? 12 दिन। तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 11/3, क्योंकि 11 चौक 44, 4 3 12, कितना आ गया इसकी इफिशियंसी? 11/3 आ गई। अब पूछ रहा है अगर आर अकेले पूरा कार्य करने हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर ये टोटल कार्य अगर आर करता तो कितने दिनों में करता? ठीक है, तो आर का टाइम कितना होगा? कंप्लीट द टोटल वर्क। टोटल वर्क टाइम कितना होगा? अगर टोटल वर्क 84 है और इफिशियंसी कितनी है इसकी? 11/3। तो अब सॉल्व कर लीजिए, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 4 3 12, 8 3 24 25, 252/11। तो कितना आएगा? 11 दूना 22, 3, 11 दूना 22, 10/11। कितना हो, कितने दिन में पूरा करेगा? 22 सही 10/11 दिन में। तो कौन सा सही है हमारा? सी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने 9 ही क्वेश्चन रखे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है।